नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लासेस आप सभी के लिए जेटेट 6 to 8 आपका लेवल 2 जो कि 6 to 8 जहां पे हम लोग देख रहे हैं SST सोशल साइंस, जहां पे हमारे कितने प्रश्न आएंगे 60। हमारा टारगेट है 60 में से 60 प्रश्नों को आप सही करें, है ना। 60 में से 60 प्रश्नों पर आपके कमांड हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने बना लिया है। प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का रहता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है। अच्छे से अगर आप करेंगे, जी हाँ, 60 में आप 60 सही करेंगे सोशल स्टडीज में। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगातार चलती रहती है यहाँ पर। और जो प्रैक्टिस सेट हमारा है ना, वो पूरे इंटायर सिलेबस को, है ना, एसएसटी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। एसएसटी का जो सिलेबस है, जहां पे आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, पॉलिटी भी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंक्लूडिंग कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ने होते हैं। इन सभी को हमने अपने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। अभी शॉर्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और जैसे ही आपका एग्जाम के 15 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे, उस समय हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा इंटायर जैसे 60 प्रश्न का है ना, पहले 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर 150 जिसमें 5 यूनिट को लेकर करेंगे। तो फिलहाल एक प्रैक्टिस सेट जहां पे हम लोग एसएसटी को देख रहे हैं, इंटायर सिलेबस को कवर करने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं। और आप भी चाहते हैं अगर हमारे साथ डेली इवनिंग में एसएसटी का प्रैक्टिस सेट करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला प्रश्न आप सभी के लिए आ गया है ना। और ये सब ऐसे प्रश्न है ना जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज किसी भी एग्जाम्स के लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है, इंक्लूडिंग झारखंड टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, वयोवृद्ध। वयोवृद्ध मतलब क्या होता है, जो वृद्ध लोग हैं, थोड़ा प्रतिष्ठित वयो लोग हैं, उनको वयोवृद्ध की संज्ञा दी गई है। तो वयोवृद्ध गांधीवादी नेता। गांधीवादी नेता मीन्स गांधी जी के विचारों को मानने वाले नेता, गांधी जी के फॉलोवर्स। तो गांधीवादी नेता जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। कब? 1952 में। जब भारत आजाद हो गया तो भाषाई राज्यों का विवाद यहाँ पे काफी बढ़ गया था। जैसे अभी पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, जो रियासतों का एक मंत्रालय बना था, और रियासतों के मंत्रालय के कौन थे अध्यक्ष, मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व राज्यों का गठन तो कर दिया गया था, लेकिन इसके चलते भाषाई विवाद हो गया था, है ना। भाषाई विवाद हो गया था। अब बहुत सारे लोगों ने आंदोलन करना आरंभ कर दिया कि इन भाषाओं को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। इसी प्रकार देश में पहली बार, है ना, पहला राज्यों के गठन के लिए एक व्यक्ति जो गांधीवादी थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। तो वो किस राज्य से संबंधित, ये पूछा जाए, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु, यानी वो किस राज्य के लिए, किस राज्य को बनाने के लिए हड़ताल पर बैठे थे, जिस राज्य का गठन होना चाहिए, वो कौन थे, किस राज्य को बनाने के लिए, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हो गया, 1953 में। 1953 में आपका आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। और इसका श्रेय किसको जाता है, यही आपका पोट्टी श्री रामुलु, है ना, साउथ का नाम है, वहां ऐसे ही नाम रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए। अगला है, दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ। ये देखिए थोड़ा करंट अफेयर्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। दक्षेस, दक्षेस किसको बोलते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। दक्षेस मतलब सार्क देशों को। शार्क नामक एक संगठन आप पढ़े होंगे, है ना। शार्क, आप एक मछली का भी नाम सुना होगा, है ना, वो मछली नहीं, आपका जो दक्षेस है ना, दक्षेस का मतलब क्या, सार्क। सार्क SAARC एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि कह सकते हैं दक्षिण एशिया के 8 देशों का। हाँ, ये भी पूछा था कितने, शार्क में कितने देश हैं या दक्षिण में कितने देश, 8 देश। तो 8 देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है, जिसके कह सकते हैं सबसे बड़ा देश कोई है तो भारत, हमारा इंडिया है। इसमें आप मोटा मोटी ये चुनिए कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं सभी इसके मेंबर होते हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है ना,
ये सारे देश इसमें शामिल है। यहाँ एक उसमें से 8 देशों में से एक ऐसा देश है अभी जहां पर संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ है। तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश, नो, नेपाल, यस नेपाल। नेपाल में गठन हुआ, मालदीव में भी नहीं हुआ है, भूटान में भी नहीं हुआ है, बांग्लादेश में तो अभी काफी उछल पुछल चल रहा है ना। तो ये कहां पर गठन हुआ? नेपाल में। संविधान वहां निर्माण हो रहा है, इसके लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ है। हालांकि काफी समय पहले ही हो चुका है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, लेकिन हाल ही में यही पर हुआ, बाद बाकी में बहुत पहले ही हो चुका है। जैसे भारत का एक ही बार संविधान बना है और फिर कभी इसमें इस प्रकार की नौबत नहीं आई। वही संविधान संशोधनों के साथ अभी हमारे देश में चलाया जा रहा है और काफी शानदार तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट है आपका, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा? आप अवगत होंगे, भारत में 1960 के आसपास हरित क्रांति आई थी और इसके बाद भारत में जो खाद्यान्न की समस्या थी वह दूर हो गई। तो सबसे ज्यादा उत्पादन इस दौर में किन फसलों का हुआ था? तो सबसे ज्यादा किसका होता? गेहूं और चावल, तिलहन, दलहन या ये सभी। तो जी हाँ, सबसे ज्यादा हुआ था गेहूं का। सबसे ज्यादा किसका उत्पादन बढ़ा था? गेहूं का। और हालांकि चावल का भी बढ़ा था, तो चावल 2 नंबर पे था। अगर ऑप्शन मिलेगा सर्वाधिक उत्पादन किसका बढ़ा था, तो सबसे ज्यादा आपका गेहूं का बढ़ा था, 2 नंबर पे चावल का बढ़ा था। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन सही है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है ना, यूनिक क्वेश्चन है ये। प्रश्न को पढ़ें एक बार। वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? वह छपी है भारतीय नोटों पर। आपको पता है भारतीय नोटों पर कितनी भाषा छपी है? जब भी आपके पास कोई नोट आता है उसको गौर कीजिएगा, उसके बैक साइड है ना, उसके बैक साइड, पीछे साइड, वहां पर बहुत सारे लैंग्वेज में लिखी रहती है। तो वहां पर 15 भाषाएं मिल जाएगी। कितनी भाषाएं? 15 भाषाएं। भारतीय नोटों पर जब आप पीछे साइड गिनेंगे, चाहे वो 10 रुपये की नोट हो या 20 रुपये का, 50 रुपये का, है ना, 200 रुपये का, 500 रुपये का, तो उसके बैक साइड आप देखिएगा वहां 15 भाषाओं में लिखा रहता है। कितनी भाषा ये भी पूछा सकते हैं। भारतीय नोटों पर पीछे, उसके पीछे साइड ना, पिछले भाग में कितनी प्रकार की भाषाएं अंकित रहती हैं? तो 15 भाषाएं अंकित रहती है। अगर पूछ देते कुल कितनी भाषाएं रहती है भारतीय नोटों पर, तो 17 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे उनके सामने भी हिंदी और अंग्रेजी में भी तो लिखा रहता है। इन 15 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी नहीं रहता है। ये जो 15 भाषा है ना, इसमें हिंदी अंग्रेजी इंक्लूड नहीं है। हिंदी अंग्रेजी तो आपको सामने ही मिल जाएगा। जैसे 100 रुपये लिखा रहता है, 100 रुपीज लिखा रहता है, तो वो हिंदी और इंग्लिश तो आपको ऑलरेडी है सामने। लेकिन पीछे तरफ 15। अगर पूछे कुल कितनी भाषा है, तो 17। अगर पीछे कितनी है, तो 15। इसी में से एक भाषा ऐसा भी है ना जिसकी लिपि क्या है? चीनी तिब्बती लिपि। तो वो कौन सी भाषा है? असमी, बंगला, मणिपुरी या उड़िया। तो वो आपका असमी है, असम है, वो आपका असम है, क्योंकि ये आपका चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। तो यहाँ की लिपि है आपका चीनी तिब्बती लिपि है, तो असमी। कहीं क्या असमिया भी मिलेगा, तो दोनों एक ही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? कोंकणी एक भाषा है जो किस प्रदेश की, यानी किस राज्य की भाषा है कोंकणी? चलिए ऑप्शन पे चलते हम लोग। कहां की है? केरल। कहां का भाषा आपका कोंकणी? केरल, मिजोरम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो कोंकणी भाषा है ना, वो आपका गोवा का है। कोंकणी भाषा कहां का है? गोवा। सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन होता है ये, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जो देश में जो नागरिक हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, है ना, किसी भी तरह की, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, उस समय उनकी सुरक्षा के लिए एक नागरिक सुरक्षा संगठन का भारत में गठन किया गया था। तो उसका गठन कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ये आपका कब हुआ था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा? 1962 में, जब इंडिया चाइना वार हुआ था उस समय इसका उसके बाद गठन हुआ था। जिस प्रकार लोगों को काफी ज्यादा पुनर्वास का जरूरत था उस समय, है ना, विशेषकर आपका चाइना बॉर्डर के आसपास जो भी हमारे वहां पर स्टेट है, वहां पे लोगों का पलायन हुआ था, फिर उसे पुनर्वास करना था, फिर से बसाना था।
तो इसीलिए इसका गठन किया गया था नागरिक सुरक्षा संगठन का 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मैंने आपको पहले ही अभी इसके बारे में डिस्कस किया। सार्क का मैंने फुल फॉर्म भी बताया, आपको फुल फॉर्म को भी याद रखना चाहिए, है ना। सार्क में कितने देश हैं ये भी बताया मैंने। दक्षेश यानी सार्क में टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से देश है? भारत के सभी पड़ोसी हैं शामिल उसमें। अफगानिस्तान भी है, आपका मालदीव है, भूटान है, म्यांमार नहीं है। तो कौन नहीं है यहाँ पूछा? देखिए याद रखिएगा, नहीं। ऐसा नहीं कि पूछ दिया आप क्वेश्चन पढ़े आधा कौन सा देश सार्क का सदस्य है, जैसे अफगानिस्तान देखे हाँ हाँ सर अफगानिस्तान हो गया। बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही गलती करते हैं लोग, जाना हुआ क्वेश्चन गलती करते हैं। इंक्लूडिंग हम लोग भी अपना स्टूडेंट लाइफ में गलती करते थे, ठीक है। तो ये आपका म्यांमार राइट आंसर होगा। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है सार्क का, 8 में इसका स्थान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है चुनाव आयोग, है ना। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में? तो भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय आपका राजधानी न्यू दिल्ली यानी दिल्ली में है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला था? कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री का कार्यभार यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने थे ना वो आपके गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा। और बताते चले गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति है इंडिया के एकमात्र जो दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार। कितने बार रहे हैं? 2 बार। एकमात्र बात कैसे देता है, कब कब रहे? एक बार जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई उसके बाद बने तुरंत, और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई थी, आपको पता है, जो कि अचानक से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जब इनकी मृत्यु हो गई उस समय भी जो कार्यवाहक पीएम बने थे, एक्टिंग पीएम बने थे, वो आपके कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से आप याद रखिएगा। 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? आपको पता होगा भारतीय संविधान में टोटल जो अनुसूची है वो कितनी है? 12 है ना। उसमें से जो आपकी 8वीं अनुसूची है, अनुसूची कौन सी? 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची वह भारतीय भाषाओं के बारे में, वह भारतीय भाषाओं को उसमें ऐड किया गया। वही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है। तो यहाँ पर कितनी भाषाएं शामिल है ये पूछा जा रहा है। तो कितना है यहाँ पर ऑप्शन? 15, 20, 22 या 28। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं। कितनी है? 22। पहले 22 नहीं थी, है ना। जैसे भारतीय संविधान में अमेंडमेंट का प्रोविजन इसमें संशोधन होता है तो समय समय पे भाषा इसमें जुड़ती गई है। तो अभी टोटल आपका 22 है। अभी वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो 22। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का 10 जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और ऐसे ही आप भी चाहते हैं कंटिन्यू झारखंड टेट जेटेट की प्रिपरेशन करें, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पर जारी है। और टोटल ऑल सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, है ना, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सारे की क्लासेस यहाँ पर हो रही है। और प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराया जा रहा है। और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री, आपसे कोई फीस कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करें तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। और हमारे साथ जुड़ने के दोस्तों कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है। और एवरीडे आपको इवनिंग में प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी और किसी दिन आपको लेक्चर भी मिल जाएगी। दोनों तरफ की क्लासेस के लिए लेक्चर्स भी हो रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, तो आपको दोनों का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावे अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट का भी पीडीएफ प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच
for watching this video and connecting with exam fighter number 1. Thank you.